नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। देश में एक बार फिर कोरोना लौट रहा है। 109 दिन बाद फिर हाहाकार। एक दिन में कोविड के 790 के पार। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 796 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,93,506 हो गई है। वहीं भारत में अभी 5,026 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। देश में 109 दिनों के बाद कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,000 के पार पहुंची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह शुक्रवार 8 बजे ताजा जारी आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में संक्रमण के एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,795 हो गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं हम आपको। एक बार फिर भारत में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक सिंह संवाददाता दिल्ली हम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 790 मामले सामने आए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, देखा जाए जिस तरह से कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो अपनी लापरवाही बरतती हुए सामने दिख रही है। भीड़ भड़क्के के एरिया में तो जो सरकार ने बोल रखा था पहले ही, आप थोड़ी सी दूरी बनाइए और मास्क लगा के रखिए, लोग लापरवाही जरूर से ज्यादा बरत रहे हो। चाहे हॉस्पिटल हो जाए, चाहे सब्जी मंडी हो जाए, चाहे मॉल हो जाए, चाहे कहीं भी ऐसी जगह जो हो वहाँ मास्क लगाना बंद कर दिया था लोगों ने। इसी कारण से लोग लगातार केस दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए आ रहे हैं। दीपक, क्या कुछ गाइडलाइन भी जारी करने की संभावना जताई जा रही है? जिस तरीके से मरीज जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कवायद की जा रही है? जी, बढ़ सकते हैं। देखो, कोई गाइडलाइंस आ सकती है। अभी यदि यही हालत रहेंगे दिल्ली के, जो सर अभी देखो अभी हालात बढ़ते रहे और कोविड ज्यादा जैसे जहाँ पे केस बढ़ रहा है और यही इन्हीं हालातों से आगे ऐसा रहेगा तो शायद ये दिल्ली सरकार कोई ना कोई गाइडलाइन इशू कर सकती है। दीपक, क्या कुछ हालात अस्पतालों के हैं? क्योंकि कोविड के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी तक तो देखो भी प्रशासन की तरफ से भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेगी। ये कहीं ना कहीं जो ऐसे केस बढ़ेंगे तो शायद कुछ ना कुछ सरकार गाइडलाइन इशू कर सकती है और अस्पतालों को जो जायजा करे तो अस्पतालों को भी अब थोड़ी सी सख्ताई धीरे धीरे बरत रहे हैं। जैसा भी देखा गया था, सौरभ भारद्वाज गए थे हॉस्पिटलों का जायजा करने, तो वही चीजें दोबारा खलबली मच चुकी है। जो ऐसे केस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार दो तरफ गिरती हुई नहीं रही, एक तरफ तो अपने मंत्री गिर रहे उनके, दूसरी तरफ से यहाँ कोविड आ जाएगा तो और ज्यादा गहरा बढ़ जाएगा उनका। दीपक, ऐसी आशंका भी बार बार जताई जा रही थी कि कोविड के जो मामले हैं वो एक बार फिर से तेजी से बढ़ सकते हैं, वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया था। तो क्या दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली का सरकारी सिस्टम तैयार है ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, या फिर कोरोना की पीक जैसे ही डाउन हुई सरकार भी डाउन हो गई अपनी व्यवस्थाओं को लेकर? जी, सही कह रहे थे। जैसे कि आप बता रहे हैं, व्यवस्था देखे तो सरकार धीरे धीरे नाकामी नजर आ रही है और पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर जो यदि कोई केस बढ़ेगा तो उसका जो दोषी ठहराया जाएगा, सरकार क्या पर आएगा? दिल्ली सरकार आएगी। जो सत्येंद्र जैन वो अंदर जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री, अब नए जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उनको बहुत चीजों का सामना करना पड़ रहा है। उनको पता नहीं है कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठता, क्या चीजें कर दी जाती, फिर भी अब वो अपनी जहां तक सौरभ भारद्वाज मेहनत लोगों से जाके मिल तो रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता लगता कौन से डॉक्टर कौन सा क्या चीजें करेगा, स्वास्थ्य किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से गाइडलाइन इशू करनी है, कौन सी गाइडलाइन कोविड की तरह रहेगी, कौन कैसे रहेगी, वो चीजें उनको पता नहीं है। सरकार इसमें पूरी गिरती हुई नजर आ रही है। दीपक, आम लोगों में किस तरीके का रुख देखने को मिल रहा है? क्योंकि कोविड के मामले जब तेजी से बढ़ रहे थे तो लोग कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहे थे और अब फिर से एक बार ढिलाई बरतते हुए नजर आ रहे हैं, तो और एक बार फिर से तेजी से बढ़ते हुए मामले नजर आ रहे हैं। हालांकि 790 केसेस ही बढ़े हैं, लेकिन इसका आंकड़ा बढ़ सकता है जिस तरीके से तेजी से उछाल आया है मामलों में। तो लोगों में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है?
लोगों में तो देखो परिवर्तन तो हो ही रहा है। जो लोग लगभग थोड़ा थोड़ा लोग देखा भी क्या मास्क लगा भी रहे, कुछ लोग लगा रहे, कुछ लोग नहीं लगा रहे। और बस के टाइम में सुबह के टाइम सभी लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में धक्का मुक्की रहती है, बिल्कुल एक से एक चिपक के रहते हैं, बॉडी टच होती है एक दूसरे की। तो वही जो केस जो बढ़ेंगे इन्हीं हालातों से बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार जो पूरे बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार दोबारा घिसती हुई नजर आ रही है। यदि दिल्ली सरकार की कोई गाइडलाइन भी बनाएगी, यदि कोई कोविड की तरफ से कुछ गाइडलाइन इशू करती है, तो कहीं ना कहीं लगता है तो शायद दिल्ली सरकार फिर थोड़ा सा अपने आप को बचाव कर पाएगी। दीपक, टीकाकरण की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? किस तरीके से टीकाकरण जो है कोरोना को लेकर बढ़ाया जा रहा है? उसकी मुहिम में किस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है या फिर कितनी तेजी से हो रहा है? क्योंकि बूस्टर जो डोज की भी बात हो रही थी, फर्स्ट और सेकेंड डोज की चीज़ें तो रिकॉर्ड तोड़ सरकारें गिनाने में लगी रही, लेकिन अब क्योंकि जो लोग टीका ले चुके हैं वो भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? वैक्सीन तो देखो, वैक्सीन तो पहला डोज सबको लगा, सेकंड डोज भी लग गया, थर्ड डोज भी लग गया। कुछ जगह ऐसा होता है जो डोज लगता है तो डोज में कोई हल्का फीवर होता है, फीवर होने से कुछ लोग ये सोचते भाई मेरे को फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो उनको लिए गई टैबलेट दी जाती है पैरासीटामोल। तो यदि कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, वो नहीं खाते तो उनको दोबारा उनको बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। वो उसी दौरान वो उस कोविड के केस में गिरते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, और लगातार नजर बनाए रखिएगा क्योंकि कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और एक बार फिर 790 मरीज एक दिन में सामने आए हैं। तो कोविड एक बार फिर से डराता हुआ, हालांकि अभी गति जो है थोड़ी धीमी है, लेकिन कब बाजी पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है कोविड वायरस के खिलाफ। वहीं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 267 का नोटिस दिया है। साथ ही उन्होंने अडानी समूह पर चर्चा की मांग की है। विपक्षी सांसदों को प्रवर्तन निदेशालय को ज्ञापन सौंपने से रोके जाने का मुद्दा भी उठाया है। देखिए, हम लोगों का एक ही नारा है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। उससे ध्यान हटाने के लिए सारे लोगों के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है, उस पर हम ज्यादा पढ़ नहीं रहे। अब एक कॉमेडी सर्कस टाइप हो गया मोदी जी की कार्रवाइयां, उसको लोग भी अब सीरियस नहीं लेते। पता चला कल को हमारे ऊपर 302 लग जाए, किसी के ऊपर 307 लग जाए, किसी के ऊपर यूएपीए लग जाए, किसी के ऊपर कोई, तो आश्चर्य मत कीजिएगा। तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो है मुद्दा मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इस पे जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। भारत माता की संपत्तियों को लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं हम लोग। हमें तो जो फांसी पे चढ़ाना है चढ़ाओ मोदी जी, कोई चिंता की बात नहीं। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जेपीसी आपको बनानी पड़ेगी, पार्लियामेंट में गतिरोध जारी रहेगा, रोज आपके खिलाफ प्रदर्शन होगा, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, पूरे देश में बताया जाएगा कि आपने और अडानी ने मिलकर भारत माता की लाखों करोड़ की संपत्ति लूटी है और मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। बाकी जो काम आपको करना हो, मैंने तो एक प्रस्ताव दिया था कि विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर करा के खेल खत्म कीजिए और सुकून से सोइए। क्योंकि कोई मुझे बताया कि हमारे मोदी जी तो मात्र 3 घंटे सोते हैं, तो मैंने सोचा और क्या करते हैं 21 घंटे। इस पे एफआईआर हुई कि नहीं, उस पे ईडी गई कि नहीं, इस पे सीबीआई गई कि नहीं, इस पे इनकम टैक्स छोड़ा कि नहीं, इस पे एनआईए लगाया कि नहीं, इसको फांसी चढ़ाया कि नहीं, उसको फांसी चढ़ा। अरे भैया फुर्सत ले लो एक बार में, सबको मार के किनारे करो, लेकिन अडानी के घोटाले की जांच कराओ। ऐसी धाराएं जिस पे लगी हुई हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को उससे बेहतर गुंडा कोई नहीं मिला। अब आप बताइए, जो इंसान ना धाराओं की कोई, जिसको कोई कोर्ट की कोई रेस्पेक्ट है, वो इंसान जिसके ऊपर खुद महिलाओं को प्रताड़ित करने की धाराएं और ऐसे संगीन अपराध के इल्जाम लगे हुए हैं,
वो इंसान को दिल्ली भेज दिया गया कि जाओ दिल्ली, और दिल्ली में महिलाओं की रक्षा का जिम्मेदारी आपके हाथ में है, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। यही कारण है, आप देखिए कि जब से एलजी महोदय दिल्ली आए हैं, दिल्ली में क्राइम का रेट लगातार बढ़ता गया है। और एलजी महोदय कहते हैं कि वो दिल्ली में पुलिस के काम से, क्राइम कंट्रोल के काम से बहुत खुश हैं। पता नहीं एलजी महोदय कौन सी दुनिया में रहते हैं, ना वो संविधान का पालन करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की उनको कोई रेस्पेक्ट है। और उन्होंने जो अपना एफिडेविट दायर किया इस केस में, उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका ओहदा जो है देश में गवर्नर से ऊपर और देश के प्रेसिडेंट से नीचे है। वो कह रहे हैं क्योंकि मेरा ओहदा इतना ऊपर है, इसलिए मुझे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला 1 करोड़ रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मुंबई में एक डिजाइनर के खिलाफ धमकी और साजिश के आरोपों से जुड़े एक मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी ओर से दर्ज इस एफआईआर में अनिक्षा नाम की एक महिला और उसके पिता का नाम है। अमृता फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महिला ने एक डिजाइनर होने का दावा करते हुए अपने पिता से जुड़े एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के लिए कहा था। वहीं यूपी में हो रहे अपराध को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो कहा, जैसा जो करेगा उसको वैसा प्रतिफल मिलेगा। उमेश पाल हत्याकांड पर कानून अपना काम करेगा। योगी जी ने कहा था 0 टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। सरकार वही चरितार्थ कर रही है। कोई भी अपराध करता है, सरकार अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है, पुलिस अपनी काम करती है। जो दोषी होंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ये कहना है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। हम जब भी इधर से आते हैं परीक्षा जरूर करते हैं। आज उसी प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय के चलों में शीश झुकाने आए थे। वहाँ हम मंदिर प्रधान के सामने उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए थे। वहीं ग्राम पंचायत रायन सरगीपाल गांव के करीब 200 लोग एएसपी कार्यालय पहुंचे और गांव में हो रहे लगातार धर्मांतरण को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गांव के सरपंच पीतांबर कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांव गणराज्य राजसरगीपाल में कई पीढ़ियों से परंपरागत और ग्राम सभा के नियम अनुसार तीज त्योहार, शादी, नामकरण, माटी पुजारी की अनुमति से किया जाता है। लेकिन कुछ समय से गाँव में बाहरी लोगों के आकर बसने से गाँव की आदिवासी प्रथा में बदलाव देखने को मिल रहा है। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम राम सरगीपाल के कुछ ग्रामीण आज एक ज्ञापन लेके आए थे। विगत 12 तारीख को इन्होंने ग्राम सभा रख के एक प्रस्ताव पारित किया है। उसमें लगभग 11 या 12 बिंदु हैं और उसी ग्राम सभा के प्रस्ताव का ज्ञापन देने ये कलेक्ट्रेट 12 तारीख को विशेष ग्राम सभा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ग्राम गणराज्य रान सरगीपाल में रखे थे पेशा कानून के अधीन में। उसमें हम लोग निम्न बिंदुओं पर चर्चा किए, जैसे कि हमारे लोग जो धर्मांतरण दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ईसाई धर्म हो चाहे अन्य धर्म में, जो हमारी आदिवासियों की जो संस्कृति, कल्चर, परंपरा जो कई वर्षों से जो अलग है सभी धर्मों से, तो हमारी जो संस्कृति आदिवासी लोग का कैसे हम लोग संरक्षित रख सके, हमारी जो न्याय नीति परंपरा को, उसी विषय पर हम लोग चर्चा किए। और बाहर से जो पादरी पास्टर लोग आते हैं वो पूर्ण तरह से हम लोग ग्राम सभा। वहीं मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित वीर अब्दुल हमीद मार्ग पर 14 मार्च की शाम करीब 5:20 पर एक होंडा एकॉर्ड कार तेज रफ्तार से गुजरती हुई नजर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि वाहन चलाने वाला को कई लोग वाहन तेज रफ्तार से चलाते हैं, तो इसमें कुछ नया नजर क्या आया। आपको बता दें कि जिस कार की बात हम कर रहे हैं उस तेज रफ्तार चलती हुई कार के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन एक नौजवान लड़का कार के बोनट पर लटकते हुए स्टंटबाजी करता हुआ नजर आया। मालवानी गेट नंबर 6 रमजान अली स्कूल के सामने सड़क से गुजरती हुई तेज रफ्तार कार के बोनट पर लटके हुए लड़के के वीडियो वायरल हो गई। मालवानी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए
घटना के महज कुछ घंटे बाद ही स्टंटबाजों पर कानूनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कार को जब्त कर लिया। कल 14 तारीख को शाम को 5:30 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि अब्दुल हामिद रोड से कोई बंदा कार लेके बोनेट पे एक लड़का बैठ के जा रहा है। तो हम तुरंत गश्ती पे थे, तो हम तुरंत उधर गए, लेकिन उधर वो रुका नहीं था। उधर से जोर से गाड़ी चला के लेके गया था वो, उसके आगे के बोनेट पे एक लड़का बैठा था। तो बाद में वो गाड़ी हमने ट्रैप लगा के पकड़ा गाड़ी एक जगह पे। तो उसमें हमको एक गाड़ी चलाने वाला और वो गाड़ी का मालिक भी था, वो उसका आदित्य ठाकुर नाम था, वो मिला। तो उसने बताया कि बोनेट के सामने जो बैठा था वो लड़का का नाम बताया। उसके जरिए हमने वो लड़के को भी उठाया, केस भी दाखिल किया था पहले। तो अगली खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में आम के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटकता हुआ एक युवक का शव मिला। ये घटना उचाहर कोतवाली क्षेत्र के छोटे मियाँपुरवा का है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मोनू नाम के युवक का शव गांव के बाहर आम के पेड़ से लटकता हुआ मिला। मृतक टाइल्स लगाने का काम करता है और परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि कई दिनों से मृतक टेंशन में चल रहा था। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में छानबीन शुरू कर दी। यहाँ के लोग बता रहे लगभग रात के 1 बजे घर से निकला है, वही लमसम मान लीजिए 1:30 या 2 बजे। तो किसी बात से परेशान था क्या युवक? नहीं, परेशानी नहीं किसी लड़ाई झगड़ा हुआ है, बस थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था। अच्छा, उसी को जब जो भी हुआ हो। कहाँ के रहने वाला है ये? छोटे सिंहपुरवा। क्या नाम है इसका? मोनू। रायबरेली में एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक उचाहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ौआ मजरे खोजनपुर गांव निवासी हारून शाम को निमंत्रण में शामिल होने महाराजगंज गया था। वापस आते समय महाराजगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे हारून गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार सुन राहगीर मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उसके दोनों पैर ट्रेन की चपेट में आकर कट गए। इस दौरान किसी ने सूचना आरपीएफ को दी। मौके पर पहुंची आरपीएफ ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी 9:20 पे समथिंग यहाँ से मालगाड़ी अभी यहाँ से गुजरी थी और वहाँ पे एक खोजनपुर ग्राम सभा के शकील अहमद हैं जो पल्लेदारी करते थे, और हारून नाम है उनका, और वो जो है उनका पैर दोनों कट गया है। हम लोगों ने यहाँ पे सूचना दी, एम्बुलेंस आई हुई है, एम्बुलेंस लेके अब सीएचसी लेके जीआरपी आई थी। हाँ, जीआरपी आई है, वो अपना काम पूरी किए हुए हैं और यहाँ से अभी वो जिंदे हैं और यहाँ से लेके गए हुए हैं। अभी 9:20 पे समथिंग यहाँ से मालगाड़ी अभी यहाँ से गुजरी। वहीं रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। भदोखर थाना क्षेत्र के मेजरगंज कस्बे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बिजनौर में किसान सेवा सहकारी समिति के संचालक पद के प्रत्याशी का अपहरण करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपहरण में इस्तेमाल हुई कार भी बरामद कर ली है। खास बात यह है कि पुलिस ने घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर संचालक को सकुशल बरामद कर लिया है। 9:45 बजे ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना नजीबाबाद निवासी एक महिला जिसका नाम सुनीता है एक तहरीर थाने पर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पति नरेश कुमार को, जो कि साधन सहकारी समिति के संचालक पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन किया था। नामांकन वापस लेने का भय दिखाकर कुछ लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है धमकी देकर। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अपहृत की तलाश में नजीबाबाद पुलिस लगी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस की घेराबंदी देख के
जिन लोगों ने नरेश कुमार को अपने कब्जे में लिया था उनको चिड़ियापुर रोड पर छोड़ गए। नरेश कुमार के मिलते ही तत्काल यह पता चला। डीएम माला श्रीवास्तव ने देर रात विद्युत उपकेंद्रों का निरीक्षण किया, बिजली सप्लाई की जमीनी हकीकत की जांच की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने के चलते डीएम ने बिजली घरों पर जाकर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत को परीक्षित किया। आपको बता दें कि निरीक्षण किया, इस दौरान डीएम ने उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति बराबर मिल सके, इसके लिए डीएम की तरफ से रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं फिरोजाबाद के बीजेपी सदर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से मक्खनपुर बल्टीगढ़ चौराहे से आउटर रिंग रोड तक लगभग 800 मीटर क्षेत्र में 550 मीटर चौड़ी हॉट मिक्स की सड़क, फुटपाथ पर दोनों ओर इंटरलॉकिंग और आरसीसी की नाली निर्माण कार्य, जिसकी लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। हमारा पुराना NH2 है, ये वर्तमान में जरौली से मक्खनपुर बाईपास से डाइवर्ट हो गया है और ये अब हमारे शहर का है। तो हालांकि NHI का ही ये पार्ट, लेकिन अब ये शहर में है। तो यहाँ से बिल्टीगढ़ तक का जो ये बिल्टीगढ़ चौराहे से और ये नए बाईपास तक का जो चौराहा है हमारा, वहाँ तक का लगभग 1.25 किलोमीटर 800 मीटर का ये क्षेत्र है। ये 3.75 मीटर 3.25 मीटर चौड़ा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं घनी आबादी है, बाईपास से वाहन आते हैं, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। तो इसमें यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की ये अपेक्षा थी, ये मांग थी कि इसको चौड़ा करा दिया जाए। तो वहीं बिजनौर में 80 किलो का विशालकाय अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गई। अजगर मंडावर के कुंदनपुर खाद इलाके में बरामद हुआ है। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़ा और उसे नदी में छोड़ दिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की ओर से पिछले दिनों लंदन में दिए गए बयान के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता उग्र रूप धारण किए हुए हैं। अपने बयान के लिए माफी मांगने की मांग को लेकर बीजेपी के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिससे सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। सोमवार से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। आज लगातार 5वें दिन सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से स्थगित किए जाने को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। संसद भवन के पास गांधी प्रतिमा के पास सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे विरोध करने के लिए पहुंच गए हैं।